सुप्रभात दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद रब्बी है। मैं दिनाजपुर का एक साधारण लड़का हूं। आज मैं आप सभी के साथ अपनी जिंदगी की एक सच्ची घटना साझा करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने परिवार के बारे में थोड़ा बता दूं। हमारे परिवार में मैं, मेरे माता पिता, दादा दादी और मेरा एक छोटा भाई है। हम 2 भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है। हमारा घर दिनाजपुर शहर से बहुत दूर एक हरे भरे छोटे से गांव में है। हम एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में बढ़े हुए हैं। मेरे पिता एक हकीम यानी कबीराज है। मैंने बचपन से ही उन्हें इस पेशे से जुड़ा देखा है। दूर दराज से लोग तरह तरह की बीमारियों से परेशान होकर, जिन भूत की समस्याओं से ग्रस्त होकर मेरे पिता के पास आते थे, और पिता बहुत ही ईमानदारी और लगन से उनका इलाज करते थे। कई लोग उनके इलाज से ठीक भी हो जाते थे। पिता कभी किसी से यह समझौता नहीं करते थे कि अगर ठीक हो गए तो इतने पैसे देने होंगे, बल्कि वे मुफ्त में इलाज करते थे। हाँ, जिन लोगों को फायदा होता था वे अपनी मर्जी से कुछ पैसे दे जाते थे और उसी से हमारा घर चलता था। मेरी मां हमेशा पिता से नाराज रहती थी। वह कहती, आप मुफ्त में इलाज क्यों करते हैं? अच्छा खासा पैसा मांगिए, लोगों से लीजिए। लेकिन पिता कहते, मेरे साथ जो हजरत या जिन है वो मुझे पैसों के लिए इलाज करने की इजाजत नहीं देता। मैं उसी के बताए मुताबिक काम करता हूं। अगर मैंने पैसों के लिए इलाज करना शुरू किया तो वो मेरे साथ नहीं रहेगा और मेरी मदद भी नहीं करेगा। मां तब कहती, ऐसे जिन का क्या फायदा जो लोगों से पैसे लेने नहीं देता? इससे अच्छा तो आप मजदूरी कर लीजिए, कम से कम कुछ ज्यादा पैसे तो आएंगे। फिर भी पिता कहते, मैं इस काम से लोगों का भला करता हूं, लोग ठीक होते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। इस तरह हमारे दिन गुजर रहे थे। लेकिन जिसे मैं मां कहता था वो असल में मेरी सगी मां नहीं थी। वो मेरी मां की चचेरी बहन थी, यानी मेरी सौतेरी मां। मैंने सुना है कि जब मैं अपनी मां का दूध पी रहा था तभी मेरी मां का देहांत हो गया। हमारे गांव में एक बड़ा तालाब है, नाम है रत्ना दिघी। कहते हैं पहले वहां सोना रतन मिलते थे। वो तालाब इतना बड़ा है कि इस पार से उस पार दिखता ही नहीं। मां की मौत की घटना कुछ ऐसी थी। गहरी दोपहर में मां पानी लेने तालाब पर गई थीं। पानी भरते समय अचानक उनका सिर चकरा गया और वे गिर पड़ी। लोगों ने सुना है कि मां पानी में गिरकर धीरे धीरे तालाब के बीचों बीच चली गई। फिर कुछ समय बाद उनकी लाश ऊपर तैरती मिली। कई लोग कहते हैं कि मां जिन या भूत के चक्कर में पड़ गई थी। उन्हें मां बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने मां को तालाब में खींच लिया और मार डाला। मां के मर जाने के बाद हमारा परिवार बहुत गरीब हो गया। उस समय मेरे पिता हकीमी कबीराजी नहीं करते थे, वे खेतों में मजदूरी करते थे। हमारे पास थोड़ी बहुत जमीन थी, उसी को जोत बोकर पिता घर चलाते थे। मां की मौत के बाद अचानक वही जिन्न मेरे पिता के सामने प्रकट हुआ। वही जिन्न जिसने मेरी मां को मार डाला था या जिसकी वजह से मां की मौत हुई थी। वही जिन्न फिर पिता से जुड़ गया। जिन्न ने पिता की मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे पिता कबीराजी के पेशे में उतर गए। तब मैं बहुत छोटा था, इतना छोटा कि अब भी मां का दूध पीता था। मां की मौत के बाद दादी ने बड़ी मुश्किल से मुझे पाला। उसी समय मेरी मां की चचेरी बहन से मेरे पिता ने शादी कर ली। नाना नानी ने ही ये रिश्ता कराया ताकि वो मुझे संभाल सकें। इसी तरह मेरे घर में सौतेली मां आई। उस समय मैं कुछ समझने की उम्र में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समझने लगा मैंने देखा कि सौतेली मां के लिए मैं सिर्फ अपमान और तिरस्कार का पात्र था। कभी भी मुझे उनसे मां जैसा प्यार नहीं मिला। लोग जब कहते हैं सौतेली मां तो मुझे गुस्सा आता है। सौतेली का मतलब तो अपनी होता है, लेकिन मेरी सौतेली मां कभी अपनी नहीं रही। वो हमेशा बुरा बर्ताव करती, मुझे मारती। उनके आने के बाद मेरी पढ़ाई भी बंद हो गई। करीब 2-3 साल बाद हमारे घर में मेरा एक सौतेला भाई आया। उसका नाम रखा गया राकिब। राकिब के आने के बाद तो जो थोड़ी बहुत मोहब्बत मेरे हिस्से में बची थी वो भी खत्म हो गई। राकिब बहुत सुंदर था। पिता, सौतेली माँ, दादा दादी सब उसे प्यार करते और मुझे कोई याद भी नहीं करता। कई बार मैं माँ की कब्र के पास जाकर रोता, जोर जोर से चिल्लाता, माँ माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे किसी से प्यार क्यों नहीं मिलता?
मेरा बचपन सिर्फ अपमान और दर्द में बीता। धीरे धीरे समय बीतता गया। हमारे घर के सामने साफिया खाला नाम की एक नेक दिल औरत रहती थी। उनकी एक बेटी थी, नाम साथी। साथी मेरी उम्र की नहीं थी, वो राकिब की हम उम्र थी। फिर भी हमारे बीच गहरी दोस्ती थी। हम तीनों साथ खेलते, मैदान में जाते, शरारत करते। एक दिन मैं पिता के साथ बाजार गया। उस समय मेरी उम्र 8 साल रही होगी। अब्बा चूंकि कबीराजी करते थे, सब लोग उन्हें जानते और इज्जत करते थे। बाजार में घूमते घूमते मैंने देखा एक आदमी के पास बत्तख के बच्चे थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ और अब्बा से कहा, मुझे एक बत्तख का बच्चा ले दो, मैं उसे पालूंगा। अब्बा पहले तो मान नहीं रहे थे। बोले, तेरी माँ को यह सब पसंद नहीं था। मैं जिद करने लगा, नहीं, मुझे बत्तख का बच्चा चाहिए। आखिरकार अब्बा मान गए। विक्रेता ने कहा, एक लेकर क्या करोगे, 6 ले जाओ। मैं फिर अब्बा के पीछे पड़ गया। मुझे 6 ही चाहिए, उस आदमी के डिब्बे में 6 ही तो हैं। ऐसी बातें कहने के बाद अब्बा बहुत गुस्सा हो गए, जैसे कही डाला, तुझसे कुछ भी समझाया नहीं जाता, कुछ कहो तो उल्टा समझता है, ये नहीं तो वो। ऐसा कहकर अब्बा ने मेरे साथ थोड़ा सख्त बर्ताव किया। खैर, अब्बा जो करना चाहते थे वो तो कर ही रहे थे। आखिरकार अब्बा ने 6 बत्तख के बच्चे खरीद ही लिए। मैं उनका बहुत ख्याल रखता, उनसे बहुत प्यार करता। मुझे लगता अगर मैं खुद भूखा रह जाऊं तो भी उन बच्चों को खिलाऊंगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। बत्तख के बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, काफी बड़े हो गए थे। एक दिन मेरी साफिया खाला ने मुझसे पूछा, तू इन बत्तख के बच्चों को क्या खिलाता है? मैंने कहा, खाला मैं तो चावल खिलाता हूं, ये वो देता हूं। खाला ने तब कहा, देख, अगर तू इन्हें घोंघा या सीप खिलाएगा तो बत्तख के बच्चे जल्दी बड़े हो जाएंगे और जल्दी अंडे देना शुरू कर देंगे। मैंने कहा, घोंघा? मुझे तो पता ही नहीं कि वो कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा, रत्नादुर्गी में बहुत घोंघे सीप मिलते हैं, वहां से बटोर कर ला और बत्तख के बच्चों को खिला। मैंने सोचा, बात तो बुरी नहीं है। अगर रत्नादिग्गी से घोंघे लाकर खिलाया जा सकता है तो सच में बत्तखें जल्दी बड़ी होंगी और अंडे देंगी। इसके बाद मैं अपना छोटा भाई राकिब, साथी और बाकी दोस्तों को लेकर रोज रत्नादिग्गी जाने लगा। सुबह, दोपहर या शाम जब भी समय मिलता, हम तालाब में जाकर पानी में डूब डूब कर घोंघे बटोरते, फिर उन्हें लाकर बत्तख के बच्चों को खिलाते। इस तरह करीब 15-20 दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या थी। माँ ने कहा, आज रत्नादिग्गी मत जाना, वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैंने माँ की बात नहीं मानी। असर की नमाज के बाद मैं और राकिब फिर घोंघे बटोरने निकल पड़े। दिन भर माँ ने जाने नहीं दिया, लेकिन असर के बाद माँ थोड़ी व्यस्त हो गई मुर्गियों बत्तखों के साथ। उसी मौके का फायदा उठाकर हम निकल पड़े। हमारी प्लानिंग थी तालाब पर जाकर कपड़े उतारकर पानी में उतरेंगे और घोंघे बटोर लाएंगे। लेकिन अचानक देखा कि साथी आ पहुंची। उसने कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, घोंघे बटोरने जा रहे हैं। माँ ने मना किया है, कह रही थी अमावस्या है, लेकिन हम जा रहे हैं, तू माँ को मत बताना। वो बोली, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने कहा, तू कैसे जाएगी? शाम हो गई है, तू लड़की है, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं। हम जा रहे हैं, तू मत जा। लेकिन उसने जिद पकड़ ली, नहीं, मैं जाऊंगी, मुझे लेकर ही जाना होगा। राकिब बोला, भैया जब वो इतना कह रही है तो ले चलते हैं ना। मैंने कहा, वो जाएगी तो हम कपड़े उतार कर पानी में कैसे उतरेंगे? उसके सामने कपड़े कैसे उतारें? राकिब बोला, भैया वो और मैं एक तरफ देखेंगे, तब तुम कपड़े उतार कर उतर जाना, फिर जब वो दूसरी तरफ देखेगी तो तुम वापस निकल आना। ऐसे बच्चे वाले दिमाग अजीब अजीब तरकीबें बताते हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। यही बात रह गई। आखिर में हम उसे लेकर तालाब या दिग्घी पहुंच गए, लेकिन उसे एक शर्त दी गई, तू तालाब में नहीं उतरेगी क्योंकि हम कपड़े उतार कर उतरेंगे, तू हमारी तरफ देख भी नहीं सकती। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर हम सब तालाब की तरफ चल पड़े। मैंने और राकिब ने एक तरफ मुंह फेर लिया। मैंने कपड़े उतारकर दौड़ लगाई और छलांग मारकर तालाब में उतर गया। राकिब भी उसके बाद तालाब में उतर गया। हम दोनों शंख घोंघे बटोरने में लगे थे। तभी अचानक वो साथी बोली, मैं भी उतरूंगी। मैंने कहा, तू मत उतर, तेरी अम्मी तुझे मारेगी। शाम के समय पानी में उतरेगी तो तेरी माँ बहुत गुस्सा करेगी, कपड़े भी भीग जाएंगे। वो बोली, मैं बिना कपड़ों के उतरूंगी। मैंने कहा, तू इतनी बड़ी लड़की है, बिना कपड़ों के कैसे उतरेगी? वो बोली, तुम लोग मत देखना, तुम लोग दूसरी तरफ देखना, मैं कपड़े उतारकर उतर जाऊंगी। उसकी उम्र तब काफी हो चुकी थी। राकिब छोटा था।
शायद 5-6 साल का। मैंने फिर कहा, ना ना ऐसा मत कर, तेरा शरीर भीग गया तो तेरी माँ तुझे मार डालेगी। वो बोली, शरीर नहीं भीगेगा, सूख जाएगा। इतना कहकर मैंने और राकिब ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उसने कपड़े उतारे और तालाब में उतर गई। उस दिन हमें बहुत सारे घोंगे मिल रहे थे, मतलब बाकी दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा। हाथ डालते ही घोंगे निकल आ रहे थे। हम घोंगे बटोरते बटोरते जैसे नशे में हो गए थे। इस तरह बटोरते बटोरते हम बहुत दूर निकल गए। अचानक ध्यान आया, साथी कहाँ है? पीछे मुड़कर देखा, साथी नहीं थी, जबकि वो तो हमारे पीछे ही थी। हम दोनों आगे की तरफ घोंगे बटोर रहे थे और वो पीछे थी। तब सोचा शायद बाहर चली गई होगी। मैंने राकिब से कहा, तू जरा बाहर जाकर देख, वो गई है क्या? राकिब बोला, नहीं भैया, जाती तो हमें बताकर जाती। मैंने कहा, ठीक है, फिर भी जा और देख। राकिब नंगा हालत में तालाब से बाहर निकला और किनारे गया। जाकर देखा, साथी के कपड़े चप्पल सब वहीं थे। वो बोला, भैया वो तो यहीं थी, कपड़े चप्पल तो यहीं हैं, फिर वो गई कहाँ? मैंने कहा, कपड़े चप्पल हैं और वो नहीं है, ये कैसे हो सकता है? फिर वो कहाँ गई? राकिब बोला, भैया लगता है पानी में डूब गई है। साथी छोटी थी लेकिन बहुत अच्छी तैराक थी, इसलिए हमने ढूंढना शुरू किया। ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं नहीं मिल रही। इसी बीच मगरिब की अजान हो गई। तब समझ आया कि हम घर पर नहीं हैं, अम्मी अब्बा को पता चल गया होगा। गांव के कुछ लोग हमें ढूंढते हुए निकल पड़े। मैं और राकिब तालाब के किनारे ही थे, साथी नहीं मिल रही थी। फिर गांव के लोग दौड़ते हुए आए और बोले, इस वक्त तालाब में क्यों उतरे थे, क्या हुआ? साफिया खाला भी आ गई और पूछने लगी, साथी तुम्हारे साथ आई थी। तभी उनकी नजर साथी के कपड़ों पर पड़ी। उन्होंने चिल्ला कर कहा, अरे ये साथी के कपड़े, साथी कहाँ है, साथी कहाँ है? मैंने कहा, खाला साथी हमारे साथ ही उतरी थी, हम सब साथ में उतरे थे, फिर भूंगे बटोरते बटोरते देखा कि वो नहीं है। ये सुनते ही खाला तालाब में कूद पड़ी। रोते चिल्लाते हुए बोली, हाय अल्लाह, मेरी बेटी का क्या हुआ? इस तालाब की तो बदनामी है, ये लोगों को खींच लेता है, मेरी माँ को भी खींच ले गया था। उन्हें लगा कि इस बार उनकी बेटी को भी तालाब ने खींच लिया। तुरंत ही मोहल्ले के और लोग भी तालाब में कूद पड़े। अब्बा ने तब मंत्र पढ़ना शुरू किया। बहुत देर तक वो मंत्र पढ़ते रहे। मंत्र खत्म होने के बाद उन्होंने क्या समझा मुझे नहीं पता, लेकिन अब्बा ने सबको कहा, आप लोग उठकर घर चले जाएं। तब मेरी माँ ने मुझे और मेरे छोटे भाई को पकड़कर बाहर खींच लिया। अब्बा लगातार कह रहे थे, अब देखने से कोई फायदा नहीं, वो चली गई है। साथी की माँ दौड़कर आई और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी बेटी कहाँ गई? अब्बा बोले, आपकी बेटी अब हमारे बीच नहीं है, आप रोइए मत, उठकर घर चलिए। अब्बा थोड़े पीर किस्म के इंसान थे, इन बातों की थोड़ी जानकारी रखते थे, इसलिए उनकी बातों के अनुसार सब लोग उठकर चले गए। पूरे गांव में मातम छा गया। पूरी रात जागकर गांव के लोग हमारे आंगन में बैठे रहे। अब्बा हाथ में तस्बीह लेकर मंत्र पढ़ते रहे। कुछ देर बाद देखा गया कि खांसते खांसते उनके मुंह से खून निकल रहा है। वो बहुत तकलीफ में थे, उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। लोग उनसे पूछ रहे थे, कहाँ हैं? अब्बा बोले, यहीं ढूंढ रहा हूं। उन्होंने समझ कर ले लिया है, अब वापस नहीं देंगे। पूरी रात अब्बा मंत्र पढ़ते रहे। रात लगभग 3:30 बजे अचानक उन्होंने अजीब तरीके से जमीन पर उछलना शुरू कर दिया। सब लोग डर गए और पूछने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ? अब्बा बोले, मैं ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां से निकल नहीं पा रहा हूं। उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, वो मुझे मार देंगे। सबके सामने वो ये बातें कह रहे थे। हम सब देख रहे थे कि वो आंगन में बैठे हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि वो आसमान में पहुंच गए हैं। अब्बा चिल्ला रहे थे, मुझे कैद कर लिया है, बाहर नहीं निकलने दे रहे। फिर सबने मिलकर अब्बा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा था। वो एक के बाद एक छलांग लगा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों। अचानक एक तेज धमाका हुआ, जैसे कुछ ऊपर से नीचे गिरा हो। उस आवाज के साथ ही अब्बा के मुंह से बहुत खून निकलने लगा। फिर वो जमीन पर गिर पड़े। तुरंत हम उन्हें वैन में डालकर अस्पताल ले गए।
बहुत मुश्किल से धक्के खाते हुए अस्पताल पहुंचे, तब भी उनके मुंह से खून निकल रहा था। डॉक्टर ने आकर कहा, यह आदमी अब नहीं रहा, ये बहुत ऊंचाई से गिरा है, इसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हैं। हम सब हैरान रह गए, बोले अब्बा तो हमारे सामने थे, वो तो बैठे बैठे मंत्र पढ़ रहे थे, वो कहां से गिरे। बाद में हम अब्बा का शव घर ले आए। चूंकि वो एक कबीराज थे, इसलिए दूर दूर से बहुत से लोग उन्हें आखिरी बार देखने आए। अगले दिन दोपहर 12 बजे अब्बा का जनाजा और दफन कफन की रस्म पूरी हुई। अब्बा की मौत के बाद हमारा पूरा परिवार बिखर गया। उसी रात शाम के वक्त साथी गायब हो गई और रात के आखिरी पहर में अब्बा भी हमें छोड़कर चले गए। एक ही घर में एक ही रात 2 लोगों की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गांव के हजरत ने दुआएं पढ़ना शुरू किया। लोग अपने अपने घरों में नफिल नमाज अदा करने लगे, दान खैरात किया और अल्लाह से मदद मांगने लगे। इसी तरह हमारे दिन गुजरते गए। ऐसा एक समय आया जब हमारी पारिवारिक हालत बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि पूरा परिवार अब्बा की कमाई पर ही निर्भर था। लेकिन अब तो अब्बा कमाते नहीं, अब्बा ही नहीं रहे, तो अब घर कैसे चलेगा। मैं और मेरा छोटा भाई राकिब तब खेत खलियान में काम करने लगे। हमारा गांव भारत की सरहद के बिल्कुल पास था। लगता था यही बांग्लादेश का आखिरी गांव है, इसके बाद ही शुरू होता है इंडिया। इसी वजह से उस इलाके में बहुत सारा याबा मतलब ड्रग्स और अलग अलग तरह का नशा भारत की तरफ से लोग आके बेचते थे। हमारी माँ हमेशा कहती थी, ये सब कभी मत करना, नशे या ऐसे किसी काम में मत पड़ना। हम तब सच में इन सब से दूर रहते थे, बस खेतों में काम करते थे, फसल उगाते थे। मैं और राकिब मिलकर धान काटते थे, मिट्टी में पसीना बहाते थे। गांव के दूसरे लोग हमारी बहुत मदद करते थे, क्योंकि अब्बा एक अच्छे इंसान थे, धर्म के रास्ते चलते थे, लोगों की मदद करते थे। इसलिए गांव के लोग भी हमारा साथ देते थे, फसल काटने में मदद करते थे और बताते थे कि कब कौन सी दवा डालनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह दिन गुजरते गए, वक्त निकलता गया। सिर्फ कुछ दिन नहीं बल्कि कई साल बीत गए। मैं तब बहुत बड़ा हो गया था। राकिब पढ़ाई नहीं करता था, वो भी मेरे साथ खेत में काम करता था। उस समय मेरी उम्र लगभग 20 या 21 साल की थी। उस उम्र में मैं एक जोशीला नौजवान था। हम दोनों मिलकर पूरी ताकत से खेती करते थे। हमारे दादा उस समय गुजर गए थे, दादी जिंदा थी। हम तब सिर्फ अपनी जमीन ही नहीं, लीज पर ली गई जमीन पर भी खेती करते थे। हम अच्छे किसान बन गए थे। कृषि अधिकारी भी आकर हमारे साथ तस्वीर खिंचवाते थे। सरकार से हमें बीज और दूसरी मदद भी मिलती थी। इन्हीं चीजों से हम खेती करते थे। काम करते करते एक समय पास के इलाके में अचानक भारतीय बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच बड़ा विवाद हो गया। असल में कुछ भारतीय गांवों को हमारे लोग किसी तरह ले आए थे और उन गायों ने किसी की फसल खा ली। यही लेकर झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद से दोनों देशों का बॉर्डर इलाका बहुत तनावपूर्ण हो गया। हमें कहा गया कि कोई भी खेत में न जाए, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, यहां तक कि गोली भी चल सकती है। लगभग 20-25 दिन तक हम में से कोई खेत में नहीं गया। नतीजा यह हुआ कि फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसी ने पानी नहीं दिया, ना देखभाल हुई। इस तरह वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन गहरी रात में, रात करीब 12 से 1 बजे के बीच, जब सब लोग घरों के अंदर थे, तब दूर से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई जवान लड़की जोर जोर से रो रही है। वो आवाज गहरी रात की खामोशी को चीरते हुए आ रही थी। तब मैंने सोचा, क्यों कोई इस तरह रोएगा? ऐसे रोने का तो कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने माँ को आवाज दी और कहा, माँ ऐसा वैसा कुछ हुआ है। तब मेरी माँ ने कहा, कौन रो रहा है? सबके मन में थोड़ा डर समा गया। आधी रात में अचानक किसी जवान लड़की का रोना सुनना, ये आवाज सुनकर सब दहशत में आ गए। मैं भी सोच रहा था, क्या हुआ होगा, क्यों एक लड़की अचानक आकर इस तरह रोने लगी। तब मैंने राकिब से कहा, राकिब उठ चल, देखेंगे क्या मामला है। राकिब बोला, भैया बाहर जाना ठीक रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इंडियंस का कोई जाल हो, उन्होंने शायद कोई लड़की भेजी हमें पकड़ने के लिए। हम बाहर निकले नहीं कि ऊपर से बम गिरा देंगे।
मैंने कहा, नहीं, यहां बॉर्डर गार्ड है, कुछ नहीं होगा, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। फिर हमने अल्लाह का नाम लेकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। बाहर जाकर देखा, हमारे घर के आंगन में, जहां कई कमरे एक साथ बने थे, एक खुली जगह पर एक लड़की खड़ी होकर रो रही है। मेरे हाथ में टॉर्च थी। मैंने जैसे ही उसे ऑन किया, देखा कि लड़की का पूरा बदन भीगा हुआ है, वो रो रही थी। मैंने तुरंत सबको आवाज दी, सब लोग बाहर आओ, एक लड़की रो रही है। सभी कमरे से लोग बाहर आ गए, यहां तक कि साफिया खाला भी बाहर निकल आई। सब आकर लड़की के पास खड़े हो गए। लड़की तब भी रो रही थी। तब देखा गया कि लड़की का शरीर गीला है, लेकिन आसपास कहीं भी बारिश का नामो निशान नहीं था। साफिया खाला ने लड़की को गले से लगा लिया। वो वैसे भी कोई लड़की देखते ही भावुक होकर गले लगा लेती थी और रोने लगती थी। उन्होंने कहा, मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरे घर आई है। उन्होंने लड़की को अपनी बेटी समझकर गले से लगाया और रोने लगी। सब लोग तब हैरान रह गए, ये लड़की कौन है, कहां से आई है? सबने उससे पूछना शुरू किया, तुम क्यों रो रही हो? कुछ देर बाद लड़की ने बस इतना कहा, भात दे, मैं भात खाऊंगी, मुझे भूख लगी है, भात दे। इतना सुनकर समझ में आया कि शायद ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है। साफिया खाला दौड़कर उसे अपने कमरे में ले गईं, खाना दिया। लड़की बिना रुके खाने लगी, जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। एक के बाद एक निवाला गटक रही थी। सबने तब सोचा, शायद ये पागल है। उसके कुछ कपड़े फटे हुए थे, लगा शायद कहीं से भटक कर यहां आई है। तब सबने कहा, चूंकि खाला की बेटी का भी तो कोई पता नहीं, तो ये लड़की अब यहीं रहे, सुबह देखेंगे क्या किया जा सकता है। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं भी अपने कमरे में चला गया, राकिब भी अपने में। हम सो गए। सुबह उठकर फज्र की नमाज पढ़ी, फिर सब लोग आंगन में इकट्ठा हुए। चर्चा शुरू हुई, इस लड़की को लेकर क्या किया जाए। बाद में लड़की को बुलाया गया। साफिया खाला उसे आंगन में लेकर आई। सबने लड़की से पूछा, बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहां से आई हो? वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही, सबके चेहरे की तरफ देखती रही। रात में इतनी स्पष्ट नहीं दिखी थी, लेकिन दिन में लड़की का चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था, गोल गाल, मासूम सा चेहरा। फिर सबने पूछा, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा घर कहां है, तुम्हारे अब्बा कौन, अम्मा कौन? वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, किसी से बात नहीं करती, बस नीचे की ओर देखती रहती है। जब कोई उसे जरा सख्ती से कुछ पूछता तो वो तुरंत रो पड़ती। सब लोग डर जाते, क्या बात है, ऐसा क्यों कर रही है? इसके बाद बॉर्डर पर खबर भेजी गई। वहां से सूचना आई कि भारत से तो एक परिंदा भी बांग्लादेश में नहीं घुसा है, इंसान की तो बात ही छोड़ो। उन्होंने बताया कि कोई आदमी इस तरफ नहीं आया, शायद ये बांग्लादेश की ही कोई लड़की है जो कुछ नहीं बोल रही। एक बात थी, अगर वो कुछ बोलती तो शायद हम कुछ समझ पाते। हालांकि बोलती भी तो समझने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि बॉर्डर के उस पार जो लोग रहते हैं वे भी बांग्ला ही बोलते हैं, हिंदी में कोई नहीं बोलता, तो पहचानना फिर भी मुश्किल था। सबके बीच चर्चा चल रही थी, वो कोई बात नहीं करती। देखते देखते रात लगभग 12 बज गई। तब बॉर्डर गार्ड के लोग आए, बांग्लादेश की तरफ से। वे आकर पूछते हैं, ये लड़की कहां से आई? सब लोग कहते, घटना अचानक रात में हुई, आधी रात को लड़की अचानक रोने लगी, हमने उसे घर में जगह दे दी। तब उन्होंने कहा, एक काम करो, चूंकि ऐसा हुआ है, इस लड़की को थाने में दे आओ, थाने से पता लगाया जाएगा कि ये किसकी बेटी है, आगे की कार्रवाई वे करेंगे। ये सुनते ही साफिया खाला जोर जोर से रोने लगी। सिर्फ रोना ही नहीं, वो जमीन पर लौटने लगी, कहने लगी, नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी, ये मेरी बेटी साथी है, उसका बदन भीगा हुआ था, वो तालाब से निकल कर आई है, रात में मेरी उससे बात हुई है, वो तालाब से बाहर आई है, उसे तालाब में कैद किया गया था। उन्होंने सबको कहा, क्या तुम सब पागल हो गए हो? वो तो 12-14 साल पहले तालाब में गुम हुई थी, आज वही लड़की वापस आई है। सबने कहा, 12-14 साल कोई तालाब में डूबकर रह सकता है क्या? वो बोली, हाँ, उसे तालाब में कैद रखा गया था, मेरे अब्बा की तरह जिन्हें आसमान से गिराकर मारा गया था, उसी तरह मेरी बेटी को भी कैद किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा, ये मेरी बेटी है, मैं खुद जानती हूं, तुम लोग मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते। ये कहकर उन्होंने जबरदस्ती लड़की को कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया, किसी को अंदर नहीं आने दिया।
इसके बाद बॉर्डर गार्ड के लोग जो हमारे ही गांव के थे कहने लगे, आपको एक लड़की मिली है जिसने अपनी बेटी को खोकर इतने साल दर्द झेला है, तो ठीक है, हम बॉर्डर पर लौटते हैं, आप लोग समझाइए, क्योंकि ये उसकी असली बेटी नहीं है। अगर इसे रखा तो आप लोग मुश्किल में पड़ेंगे। देखना होगा कि ये लड़की कौन है, किसकी बेटी है, कहां से आई है, और लड़की भी तो छोटी नहीं, लगभग जवान है, इसलिए इसे थाने में दे दीजिए। ये कहकर बॉर्डर गार्ड चले गए। फिर हम सब ने मिलकर साफिया खाला को समझाया, खाला दरवाजा खोलो, लड़की को बाहर निकालो, क्योंकि कहां से आई है कोई नहीं जानता। आप अकेले इसे कैद करके बैठी हो, इससे पूरे गांव पर मुसीबत आ सकती है, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। तब भी उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी। इस तरह लगभग 1 हफ्ता बीत गया, कोई लड़की के बारे में पूछने नहीं आया। हमने अलग अलग गांव में खबर भेजी, कहां से आई है, क्या पता मिल सकता है। बहुत खोजबीन के बाद भी कुछ नहीं मिला। आखिरकार साफिया खाला की इजाजत के बिना हमने गांव में माइकिंग की, अलग अलग गांव में जाकर ऐलान किया, एक लड़की मिली है, लेकिन उस घोषणा के बाद भी कोई उसे लेने नहीं आया। इस बीच लड़की बिल्कुल पागल जैसी हो गई, खाना दिया तो खाती, वरना चुपचाप बैठी रहती, बिल्कुल पागलों जैसी। बहुत कम बोलती, शायद 1-2 शब्द वे भी बांग्ला में, सामान्यतः कोई बात नहीं करती। इस तरह लगभग 1 महीना बीत गया। पूरे 1 महीने तक साफिया खाला ने उस लड़की को लेकर कितनी कोशिशें नहीं की। कई डॉक्टरों, हकीमों, झाड़ फूंक वालों के पास गई, लेकिन किसी भी तरह लड़की को ठीक नहीं कर पाई। धीरे धीरे गांव के हर इंसान के मन में उस लड़की के लिए ममता पैदा हो गई। चाहे वो कहीं से भी आई हो, आखिर वो किसी की बेटी है। सबके मन में उसके लिए मोह और प्यार उमड़ आया। लोग दया दिखाने लगे। कोई कहता, उसे अमुक जगह ले जाओ, वहां ठीक हो सकती है। कोई कहता, तमुक जगह ले जाओ। इसी तरह बात करते करते दिनाजपुर के एक मशहूर हकीम का नाम आया, जो मेरे अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरी मां ने कहा, उसे वहीं ले जाओ, वही सबसे सही जगह होगी। फिर लड़की को वहां ले जाया गया। वहां पहुंचने पर हकीम ने सिर्फ इतना कहा कि ये लड़की बहुत दूर से आई है। जिन उसे यहां लाए हैं उन्होंने इसे पसंद किया और इसी वजह से इसे हमारे इलाके में लाकर एक तालाब में फेंक दिया। उनके मुताबिक जिन्नों ने उसे बहुत दूर से पकड़कर यहां लाया और किसी वक्त उसे तालाब में गिरा दिया, या किसी तरह वो वहां पहुंच गई। वही तालाब जहां से वो भीगी हुई हालत में बाहर आई थी, और उसी वक्त उसकी स्मृति पूरी तरह नष्ट हो गई। उसे अपना अतीत, अपना नाम, अपना घर कुछ भी याद नहीं रहा। हकीम ने कहा, इसे लंबे समय तक इलाज की जरूरत होगी और वो इलाज यहीं होगा। साफिया खाला ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहीं रहूंगी। जितना समय लगे, जितने साल लगे, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। मैं चाहती हूं कि वो ठीक होकर मेरे साथ सबके बीच रहे। हकीम ने हामी भर दी। बोले, अगर आप चाहें तो लड़की को यहीं रहने दें, जरूरत हो तो आप भी यहीं रहे। तब से साफिया खाला लड़की के साथ वहीं रहने लगी। लगभग 5 महीने, 1-2 नहीं, पूरे 5 महीने बाद लड़की ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। धीरे धीरे वो कुछ हद तक सामान्य होने लगी, लेकिन वो अब भी नहीं बता पाई कि वो कहां से आई है, उसके माता पिता कौन है, उसका घर कहां है। इन सब चीजों के बारे में वो कुछ नहीं कह पाती। हां, साफिया खाला से वो अच्छे से बात करती, उन्हें मां कहकर बुलाती। उनके साथ उसका गहरा रिश्ता बन गया। वो लड़की अब एक स्थिर स्थिति में आ गई, लेकिन अपनी पहचान, नाम, पता, परिवार, इनमें से कुछ भी नहीं बता पाई। नाम पूछा जाता तो चुप रहती। तब साफिया खाला ने उसका नाम रखा साथी, क्योंकि उन्होंने अपनी असली बेटी खो दी थी, इसलिए इस लड़की को अपनी साथी मानकर यही नाम दे दिया। तब से लड़की सबकी नजरों में साथी के नाम से जानी जाने लगी। वो गांव के सब लोगों से मिलने जुलने लगी, खेतों में जाती, काम करती, बातें करती, हर किसी के साथ गहरा रिश्ता बना लिया। वो गांव के सब लोगों से बहुत प्यार करने लगी और सब भी उससे बहुत प्यार करने लगे। इसी तरह समय बीतता गया। लड़की दिन ब दिन और सामान्य होती गई, सजने संवरने लगी, सबके साथ उठने बैठने लगी। बस एक सवाल का जवाब वो कभी नहीं दे पाई कि तुम्हारा घर कहां है, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा पता क्या है। यही एक सवाल था जिसका जवाब नहीं था। बाकी हर सवाल का जवाब वो बहुत अच्छे से देती। इस तरह समय बीतते बीतते एक वक्त ऐसा आया
जब उस लड़की के प्रति मेरे मन में भी एक लगाव पैदा हो गया। उसके प्रति एक तरह की जिज्ञासा, ढेरों सवाल मन में उठने लगे और धीरे धीरे वो जिज्ञासा मोह में बदल गई। जब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे साथी नाम की ये लड़की बहुत पसंद है, तो मैंने अपने छोटे भाई राकिब से कहा, राकिब देख, मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगती है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। राकिब भले ही उम्र में छोटा था, लेकिन हमेशा मेरी बात मानता था। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर वो मेरी ओर से लड़की के पास जाकर तरह तरह की बातें करने लगा, अच्छी अच्छी बातें। एक समय आया जब मैंने उस लड़की के लिए एक प्रेम पत्र लिखा, उसमें अपने दिल की बातें लिखी और वो चिट्ठी राकिब को दे दी ताकि वो लड़की तक पहुंचा दे। लेकिन उसने वो चिट्ठी जाकर मेरी मां के हाथों में दे दी। मुझे नहीं पता उसने जानबूझकर ऐसा किया या गलती से। जब चिट्ठी मां के हाथ लगी, मां बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना परिवार ना पता ठिकाना, गरीब बीमार सी लड़की, और तू उससे इश्क करेगा? तूने उससे शादी का प्रस्ताव दिया। मां ने मुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने तो किसी बुरे इरादे से कुछ नहीं लिखा था, साफ मन से लिखा था, लेकिन मां ने उसे गलत तरह से लिया। फिर उन्होंने बहुत कुछ कहा, उस लड़की से अब कभी बात मत करना। उसके बाद मैंने उस लड़की का नाम तक नहीं लिया, उससे बात भी नहीं की। लगभग 2-3 महीने ऐसे ही बीत गए। 3 महीने बाद एक दिन वो लड़की तालाब में नहाने गई, वही तालाब जहां आमतौर पर कोई नहाता नहीं था। मैं खेत में गाय चरा रहा था, तभी अचानक नजर उस लड़की पर चली गई। मैंने जानबूझकर नहीं देखा, लेकिन नजर पड़ गई। तभी साथी की मां ने यह देख लिया और जाकर मेरी मां को बता दिया। फिर मेरी मां फिर से गुस्सा हो गई। तू लड़कियां नहा रही हो तो उन पर नजर डालता है, तू इतना गंदा है। उसके बाद से मां ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, खासकर उस लड़की को लेकर। एक समय आया जब मां ने साथी की मां से कहा, इस लड़की का कोई ठिकाना नहीं है, इसे कहीं शादी कर दो। ये अब जवान हो गई है, कोई ना कोई तो जरूर शादी करेगा। तब साथी की मां ने कहा, मेरा तो अब पति भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है। मैंने इस लड़की को अपनी गोद में पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी जितनी जमीन जायदाद है सब उसी की है। अगर कोई इससे शादी करता है तो मैं सारा माल मत्ता अपने दामाद के नाम कर दूंगी। ये बात सुनकर मेरी मां के मन में लोभ आ गया। उन्होंने दादी से बात करना शुरू किया कि अगर इस लड़की की शादी हम राकिब से कर दें तो हमें बहुत फायदा होगा। ये बात जब मैंने सुनी तो मेरे दिल को बहुत चोट लगी। सोचा, जिस लड़की से मैं प्यार करता था, अब वही उसी की शादी मेरे छोटे भाई राकिब से कराना चाहती है मेरी मां। मैं बड़ा हूं और राकिब तो छोटा है। अगर मेरी अम्मा को शादी ही करानी थी तो मेरी कराती, लेकिन मुझे छोड़कर राकिब से क्यों कराएगी? हालांकि दादी ने मेरी मां से कहा था कि रब्बी से शादी कराओ, छोटा तो भी बच्चा है। तब मेरी मां दादी से कहती है कि कोई बात नहीं, रब्बी की शादी कहीं और कर देंगे। लेकिन ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई है, मैं राकिब की शादी इसी से कराऊंगी। मतलब मेरी अम्मा के अंदर लालच घुस गया था, क्योंकि उस खाला ने यानी सफिया खाला ने कहा था कि मैं अपनी सारी जायदाद इसी को लिख दूंगी। इसी वजह से अम्मा के अंदर गहरा लालच आ गया और लालच के चलते वो यही बातें कहने लगी। मेरे अंदर उस समय बहुत बुरा लग रहा था। मैं ठीक से खाना नहीं खाता था, सोता नहीं था। दिल के अंदर एक दर्द कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो उसे पसंद करता था और ये बात राकिब जानता था। मेरी मां को भी थोड़ा अंदाजा था कि मैंने उसे चिट्ठी लिखी थी, यहां तक कि वो चिट्ठी मेरी मां के हाथों में गई थी। तो शादी अगर करानी है तो मुझे कराओ, मुझे छोड़कर राकिब को क्यों? ये सिर्फ एक वजह से हुआ, वो मेरी सौतेली मां है। अगर वो मेरी अपनी मां होती तो कभी ऐसा ना करती। फिर मेरी मां साथी की मां यानी सफिया खाला से कहती है कि मैं अपने राकिब की शादी आपकी बेटी से करूंगी। अगर आप राजी हैं तो उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। मेरे घर में रहेगी तो आप भी उससे मिल पाओगी। मां बेटी का रिश्ता भी बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी बातें सुनकर सफिया खाला भी मान जाती है। वो कहती कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो राकिब से ही शादी करा देते हैं। वो ये तक नहीं कहती कि राकिब का बड़ा भाई रब्बी भी है। कोई भी रब्बी की बात नहीं करता। मैं जैसे सबके दिल और दिमाग से मिट गया, सबको बस राकिब ही याद रहा। उस वक्त मुझे बहुत दुख हो रहा था।
वे लोग शादी की बातें लगभग पक्की कर चुके थे, सब कुछ तय कर रहे थे। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, सड़कों पर घूमता था, पागल की तरह हो गया था। दिल के अंदर एक ही ठीस कि जिससे मैं प्यार करता हूं उसे मेरे छोटे भाई के हाथ सौंप रहे हैं। मैं घर पर नहीं रुकता था, सड़कों पर भटकता, भूखा रहता। ये सब दादी की नजर में आने लगा। कुछ दिन बाद दादी ने मुझसे पूछा, रब्बी तुझे क्या हुआ है? तू पहले जैसा हंसता नहीं है, बात नहीं करता, घर नहीं आता, किसी दर्द में है क्या? मैंने कहा, नहीं दादी, दर्द होगा क्यों? मेरी मां तो मर चुकी है। मां के मरने के बाद सब मुझे भूल गए, कोई मुझे याद ही नहीं करता। अगर याद करते तो मुझे छोड़कर राकिब की शादी करते। दादी बोली, तूने क्या कहा? मैंने कहा, मैंने ठीक ही कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मुझे छोड़कर राकिब को शादी करा रहे हैं। कोई मेरी बात ही नहीं करता, कोई याद भी नहीं करता कि मैं हूं। तब दादी ने कहा, तू शादी करेगा? मैंने कहा, मैं क्यों शादी करूं, मैं तो हिजड़ा हूं। दादी बोली, तो तेरे लिए एक लड़की तय करते हैं, तेरी शादी कराते हैं, फिर राकिब की करेंगे। मैंने कहा, दादी, जिस लड़की की राकिब से शादी तय की है उसे मैं पहले से पसंद करता था। मेरी मां जानती है, राकिब जानता है, सफिया खाला भी जानती है। सब जानते हुए भी उसे राकिब से शादी करवा रहे हैं। मुझसे क्यों नहीं? क्योंकि मैं अनाथ हूं, मेरी मां नहीं है, और राकिब की तो मां है, इसलिए उसकी शादी हो रही है, मेरी नहीं। अगर मेरी मां जिंदा होती तो मुझे देती, राकिब को नहीं। मेरी बात सुनकर दादी मेरे चेहरे को देखने लगी, फिर रोने लगी और बोली, नाती तू ऐसा क्यों कहता है? मैंने कहा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम सब राकिब की शादी कर रहे हो, लेकिन बड़े भाई की याद किसी को नहीं। मेरी दादी ने तब मुझसे कहा, तू क्या उस साथी लड़की को पसंद करता है? मैंने कहा, हां दादी, मैं उसे पसंद करता हूं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन किसी ने मेरी पसंद को कोई अहमियत ही नहीं दी। तब दादी बोली, मैं तुझे वादा देती हूं, ये लड़की तुझसे ही शादी करेगी। कैसे करेगी, कब करेगी, ये तू समय आने पर देख लेना। ये कहने के बाद दादी ने इस बारे में साथी से बात करना शुरू किया। कैसे, किस तरह उसने समझाया मुझे नहीं पता, लेकिन शायद साथी ने भी मुझे पसंद करना शुरू कर दिया। दादी हमेशा साथी से बात करती, उसे घर बुलाती, उस पर बहुत प्यार लुटाती। ऐसा करते करते शायद साथी का मन भी पिघल गया। मैंने देखा, जब साथी मुझे देखती तो हल्की सी मुस्कान देती, शर्मीली नजरों से मेरी तरफ देखती। तब मुझे समझ आया, साथी शायद मुझे ही पसंद करती है। फिर एक दिन दादी ने सफिया खाला यानी कि साथी की मां से बात की। खाला ने साथी से बात की, फिर तय हुआ कि साथी की शादी मुझसे होगी। ये खबर सुनते ही मेरी मां यानी सौतेली मां बहुत गुस्सा हो गई। कहने लगी, शादी तो राकिब के लिए तय हुई थी, अब रब्बी से क्यों? दादी ने कहा, राकिब से कराओ अच्छी बात है, लेकिन लड़की तो रब्बी को पसंद करती है। सफिया को भी उसने बताया है, उसकी मां को भी पता है, अब तुम समझ लो। मेरी मां तब सफिया खाला के पास गई और पूछा, क्या हुआ? सफिया खाला ने सीधे कहा, मैंने साथी से बात की, वो कहती है राकिब को पसंद नहीं करती, राकिब से शादी नहीं करना चाहती, वो रब्बी को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। अब मैं क्या करूं? लड़की अगर रब्बी को पसंद करती है तो मैं मां होकर क्या कह सकती हूं? यह सुनकर मेरी मां गुस्से से भर गई। ये कैसी बात है? मैंने तो राकिब के लिए लड़की की बात की थी, अब क्यों रब्बी से शादी कर रही हो? तब दादी गुस्से में बोली, दोनों ही तेरे बेटे हैं, रब्बी भी राकिब भी, कैसे कहती है कि कौन तेरा बेटा है और कौन नहीं? इसके बाद दादी पूरी तरह मेरे पक्ष में आ गई। सफिया खाला भी मेरी तरफ हो गई। साथी भी शायद मुझे ही पसंद करती थी। आखिरकार ये तय हुआ, साथी की शादी राकिब से नहीं बल्कि मुझसे होगी। इस फैसले से राकिब और मेरी सौतेली मां एक साथ हो गई। राकिब ने मुझसे बात करना छोड़ दिया, मुझे देखते ही गुस्से से लाल हो जाता, उसके चेहरे से लगता जैसे मुझे मार डालेगा। अगर कुछ पूछो तो बहुत रूखेपन से जवाब देता, बर्ताव में कटुता, ऐसा लगता जैसे उसके अंदर भयंकर गुस्सा भरा है। मैं समझ गया, क्योंकि मैंने साथी से शादी की है, राकिब और मेरी सौतेली मां इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फिर भी दिन और तारीख तय हुई। घर वालों की मौजूदगी में मेरी और साथी की शादी हो गई। शादी के बाद मैं जिस कमरे में रहता था
उसी कमरे में मेरी सौतेली माँ हमेशा झगड़ा करती, कहती खुद तो कुछ करता नहीं, बीवी को कैसे खिलाएगा। बहुत झिकझिक करती। तब दादी बोली, जब इतना झगड़ रही हो तो इसे कुछ जमीन लिख दो, ये खुद खेती करके खाएगा, तुम्हारे साथ नहीं खाएगा। ये सुनकर मैंने सोचा ठीक है, और मेरी दादी तब अलग कमरे में रहने लगी। मैं दादी साथी, हम सब तब एक ही घर में साथ रहते थे। मेरी माँ और राकिब अलग एक कमरे में रहते थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। लगभग 3 महीने निकल गए। फिर एक दिन सफिया खाला हमारे घर आईं। अब वो मेरी सास थीं। मैं उन्हें माँ कहकर पुकारता था। वो आकर बोली, मैंने अपनी बेटी की शादी उसकी खुशी के लिए की, अच्छे जीवन के लिए की, लेकिन अब देख रही हूं खुशी से ज्यादा दुख ही मिला है। परिवार में झगड़ा, नफरत और दूरी बढ़ रही है। तुम्हारी माँ क्यों अलग खाना खाएगी? तुम्हारा भाई क्यों अलग रहेगा? तुम लोग तो पहले सब साथ रहते थे। साथी की शादी के बाद ही परिवार में दरार पड़ गई है। तुम इसे ठीक करो। तुम्हारी माँ कैसे रहेगी, राकिब कैसे रहेगा, सब तय करो, वरना यहां बड़ी समस्या होगी। मैंने कहा, ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। एक दिन मैंने दादी से कहा, दादी आज हम माँ के कमरे में खाना खाएंगे। रात को मैं सीधा माँ के कमरे में गया। कहा, माँ क्या बना रही हो? सब मिलकर खाएंगे। माँ मुस्कुराते हुए हमारे साथ खाने बैठी। हम सब साथ में खाना खा रहे थे। मैं रोज सुबह सूरज निकलते ही खेत पर चला जाता, शाम को अंधेरा होने पर लौटता। राकिब अब खेत नहीं जाता था, वो घर पर ही रहता। इस तरह 3-4 महीने निकल गए, लेकिन साथी के पेट में कोई बच्चा नहीं आया। 3-4 महीने बाद मैंने ध्यान दिया, साथी नींद में अजीब अजीब बातें करने लगी। मैंने पूछा, तुम नींद में क्या बोलती हो? वो कहती, मैं तो कुछ नहीं बोलती। लेकिन ये लगभग रोज होने लगा। मैंने दादी से पूछा, दादी साथी रोज नींद में ये क्या बोलती है? दादी ने कहा, कोई बात नहीं, शायद उसके पेट में बच्चा आएगा। इस समय औरतों को ऐसा होता है। तू हजरत से तावीज पढ़ा ला कर दे। मैं तावीज लाया, लेकिन साथी ने तावीज नहीं पहना। वो तावीज कवच में विश्वास नहीं करती थी, हमेशा उससे दूर रहती। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। मैंने माँ को बताया। उस समय माँ मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। मैंने कहा, अम्मा साथी तो ऐसा कर रही है, ये क्यों हो रहा है? माँ ने कहा, ठीक है, मैं पानी पढ़ा लाकर देती हूं। माँ तावीज और पानी पढ़ा लेकर आई, लेकिन साथी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। माँ कभी एक कबीराज के पास, कभी दूसरे कबीराज के पास ले जाती। एक दिन साथी मेरे साथ लेटी थी, अचानक बोली, मैं राकिब के पास जाऊंगी, राकिब के साथ खेलूंगी, उसके साथ ये वो करूंगी। मैंने सोचा, हम तो एक ही परिवार के लोग हैं, राकिब मेरा छोटा भाई है, उसके पास जाएगी, खेलेगी, इसमें क्या बुराई? लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि साथी सिर्फ राकिब को ही समझती है। जैसे हम खाने बैठे हैं, राकिब अगर नहीं खाता तो साथी भी नहीं खाती। राकिब अगर घर में नहीं है तो साथी भी खाना नहीं खाती। फिर एक दिन साथी ने कहा, आज मैं राकिब के साथ सोऊंगी। मैंने कहा, साथी तुम जो चाहो मैं मान लेता हूं, तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, मैं बहुत कुछ मान लेता हूं, कुछ नहीं कहता, लेकिन ये बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कह रही हो कि राकिब के साथ सोगी, ये कैसी बात है? ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम क्यों राकिब के साथ सोओगी? मैंने उससे पूछा। वो जवाब देती है, मैं राकिब के साथ सोऊंगी तो तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं राकिब के साथ ही सोऊंगी। इस बात पर वो बहुत देर तक मुझसे बहस करती रही और आखिर में तकिया उठाकर सीधा राकिब के कमरे की तरफ चली गई। मैंने दादी से कहा, दादी ये क्या हो रहा है? दादी ने कहा, चुप रह, लोग जान गए तो बुरा समझेंगे, बाद में देखेंगे। और सच में वो राकिब के कमरे में जाकर दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगी। राकिब दरवाजा खोलो।
फिर वो अंदर चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। ये क्या हो रहा है? मैं चीख भी नहीं पा रहा था। दादी बार बार कह रही थी, नहीं नहीं, कुछ मत बोल, लोग बुरा समझेंगे, चुप रह। यहां तक कि मेरी सौतेली मां भी उस वक्त हल्की सी मुस्कान दे रही थी। घंटों बीत गए। वो मेरे छोटे भाई के कमरे में थी। फज्र की अजान हो गई, लेकिन दरवाजा अब तक बंद था। मेरे शरीर का खून उबल रहा था। तभी मेरी सौतेली मां ने यह बात पूरे मोहल्ले में फैला दी। सुबह होते ही घर की औरतों को बता दिया। देखो, इतनी देर तक तो सफिया कहती थी कि साथी राबी को पसंद करती है, इसलिए उससे शादी की, और आज रात ये लड़की खुद भागकर मेरे बेटे राकिब के कमरे में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। अब दरवाजा खोलती भी नहीं। सारी औरतें कहने लगीं, दरवाजा क्यों नहीं खोलती? सब दरवाजा पीटने लगीं, दरवाजा खोलो खोलो। लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। पूरे घर को पता चल गया। काफी देर बाद जब दरवाजे पर बहुत धक्का मुक्की हुई तो राकिब ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही दादी कमरे में गई और बोली, अरे साथी तो बेहोश है। पानी लाया गया, उसे होश में लाया गया। साथी होश में आते ही बोली, मैं राकिब के साथ रहूंगी, राबी के साथ नहीं। मैं उसके साथ घर नहीं बसाऊंगी, मैं उसे तलाक दूंगी। सभी हैरान रह गए। ये कैसी बात है? अचानक ऐसा बदलाव क्यों? किसी को समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ। साथी ने सीधा कहा, मैं राकिब से शादी करूंगी, मैं उसी के साथ रहूंगी। औरतें कहने लगीं, जब वो राकिब के कमरे में रात बिताकर आई है तो शरीयत और कुरान के हिसाब से अब उसे राकिब से ही शादी करनी होगी, किसी और से नहीं। फैसला हुआ, आज ही राबी से इसका निकाह तोड़ो और राकिब से शादी करवा दो। मैं उस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मेरी जिंदगी में यह सब हो रहा है। मैं सबके चेहरे देखता रहा और उन्होंने साथी का तलाक मुझसे दिलवाया और उसी घर में उसका निकाह राकिब से करवा दिया। अब राकिब और साथी एक ही कमरे में रहने लगे। मैं अंदर से टूट चुका था। मैं घर नहीं जाता था, पास के दोस्त के घर रहने लगा, खेत में काम करता, घर से रिश्ता तोड़ दिया। 3 महीने ऐसे ही बीत गए और फिर अचानक खबर मिली, साथी फिर से पागल हो गई है। जैसी पहले थी वैसी ही, लोगों से बात नहीं करती, जिसे देखती उस पर हमला करती। कोई नहीं समझ पा रहा था ऐसा क्यों हुआ। ऐसे ऐसे घटनाओं के बाद साथी की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो कभी कभी बिना कपड़ों के घर से बाहर भाग जाती थी। वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर मैंने, राकिब ने और मेरी सौतेली मां ने मिलकर तय किया कि अब साथी के बारे में कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इस कोशिश के बीच ही वे दोनों फिर साथी पर अत्याचार करने लगे। तब सफिया खाला, मेरी सास, साथी को हमारे घर से ले गई और अपनी तरफ से उसका इलाज शुरू किया। राकिब तब गुस्से में बोला, अब उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं, साथी अब अपनी मां सफिया खाला के पास है। फिर खाला साथी को उसी पुराने कबीराज ओझा के पास ले गई जिसने पहले भी उसका इलाज किया था। वो फिर से साथी का इलाज करने लगा। कुछ महीनों बाद सफिया खाला ने मुझे बुलाया और कहा, राब्बी, तुझसे एक बात कहनी है, लेकिन कैसे कहूं समझ नहीं पा रही। बहुत बुरा लग रहा है बताते हुए, लेकिन साथी अब धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो रही है। खाला ने कहा, साथी में कोई दोष नहीं है, सारा दोष तेरे सौतेले भाई और तेरी सौतेली मां का है। मैं हैरान हुआ, मेरा सौतेला भाई और मां, उनका दोष क्या? खाला ने कहा, तू हजूर से बात कर, सब पता चल जाएगा। मैं बोला, हजूर से बात करके क्या होगा? खाला ने कहा, तेरी मां और राकिब ने मिलकर 14 तावीज करवाए थे साथी पर, इसी वजह से वो पागल हो गई थी। उसी तावीज की ताकत से राकिब से उसकी शादी करवाई गई थी, लेकिन साथी कभी उस तावीज के कब्जे में नहीं आई, इसलिए उसका दिमाग पूरी तरह बिगड़ गया। पहले मुझे शक हुआ क्योंकि मेरी दादी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन बाद में मैं खुद कबीराज के पास गया। वो मेरे पिता का दोस्त था, मुझे बहुत चाहता था। उसने कहा, हाँ, तेरी मां और राकिब ने मिलकर तावीज और जिन का काम किया था। अब मैंने सब काट दिया है, अब कुछ नहीं बचेगा, लड़की ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे साथी पूरी तरह ठीक हो गई। तब मैंने फैसला किया कि मैं साथी से शादी करूंगा। लेकिन इस बीच राकिब पागलपन की हद तक चला गया। वो बोला, साथी अब ठीक हो गई है तो मैं उसे फिर से अपने घर ले जाऊंगा, क्योंकि हमारा तलाक तो हुआ ही नहीं। लेकिन साथी ने साफ कह दिया, मैं तुझे डिवोर्स दूंगी, मैं तुझे नहीं चाहती। यहां तक कि मेरी सौतेली मां और दादी भी अब मेरे साथ खड़ी हो गई थी।
लेकिन राकिब किसी की नहीं सुनता। वो हाथ काटने लगा, जहर खाने की कोशिश करने लगा, पागलों जैसी हरकतें करने लगा। साथी ने एकदम साफ कहा, मैं अब कभी राकिब के घर नहीं जाऊंगी, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसने मुझसे शादी कर ली और कहा कि तू मेरे घर आकर रह, घरेलू दामाद बन। मैंने हां कर दी क्योंकि मेरे पास अब कोई और नहीं था। मेरी दादी भी उस वक्त बहुत बीमार थी। राकिब को तब कोई रोक नहीं पा रहा था। वो इतना पागल हो गया कि अलग अलग हजूरों कबीराजों के पास गया, तावीज करवाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वो साथी को वापस नहीं ला पाया। लोग हजूर बुलाते रहे, तावीज होते रहे, लेकिन साथी नहीं मानी। इसी तरह वक्त बीतता रहा और मैं सोचने लगा कि अब मैं साथी से शादी करूंगा। सबके साथ बातें कर रहा था, तभी अचानक हमारे इलाके के लोग अजीब सा बर्ताव करने लगे। मैं समझ नहीं पाया ये राकिब की कोई चाल है या कुछ और। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग मेरे खिलाफ हो गए। वे कहने लगे, तुम दोनों भाई मिलकर ये क्या कर रहे हो? कभी तुम लड़की से शादी करते हो, कभी तुम्हारा भाई। सब एक सुर में कहने लगे, हम एक समाज में रहते हैं, समाज के अपने कायदे कानून होते हैं। बड़े भाई की साली से छोटे भाई की शादी हो जाए ये तो मान सकते हैं, लेकिन छोटे भाई की बीवी से बड़े भाई की शादी ये बिल्कुल नामुमकिन है। उन्होंने साफ कह दिया, तू अब साथी से शादी नहीं कर सकता। अगर शादी होगी तो राकिब से होगी, तुझसे नहीं। उनका तर्क था, राकिब शादी कर सकता है क्योंकि वो तेरी बीवी का भाई है, ये समाज में स्वीकार्य है, लेकिन तू जो बड़ा भाई है छोटे भाई की बीवी से शादी करेगा, ये गलत है। मैंने कहा, मैं तो पहले ही उससे शादी कर चुका हूं। वे बोले, पुरानी बात भूल जा, अब जब तेरा भाई शादी कर चुका है तो तू अब उससे शादी नहीं कर सकता। साथ ही मेरे ऊपर भारी दबाव डालने लगे। साथ ही तब जिद पर अड़ी थी, मैं सिर्फ रब्बी से शादी करूंगी, राकिब से नहीं। मैं किसी हाल में राकिब से शादी नहीं करूंगी। गांव के लोग, सफिया खाला ऑल मिलकर हमारे घर पर दबाव बनाने लगे। गांव का सरदार, मतबर, मेंबर सब उबल पड़े। वे बोले, ऐसी गंदी हरकत गांव में बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने जबरदस्ती राकिब और साथी की शादी का प्लान बना लिया। सारी बातें तय हो गईं। साथी तब रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं ये शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। फिर भी शादी के एक दिन पहले की रात, न जाने अल्लाह की क्या मर्जी थी, क्यों ऐसा हुआ मैं नहीं जानता। क्या साथी पहले से ही मानसिक रूप से टूट चुकी थी या उस रात कुछ और हुआ? रात करीब 3 बजे मैं कमरे के कोने में बैठा रो रहा था। अंदर ही अंदर बिखर चुका था, क्योंकि अगले दिन साथी की फिर से राकिब से शादी होनी थी। निकाह, कबूलनामा फिर उसे राकिब के कमरे में भेज दिया जाता। अचानक रात के सन्नाटे को तोड़ती एक चीख सुनाई दी, सफिया खाला की चीख। सब दौड़कर उनके कमरे की तरफ गए और वहां साथी पंखे से गले में फंदा डालकर लटकी हुई थी। वो नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया। बार बार अपने आप से पूछ रहा था, ये क्या हुआ? उसने फांसी क्यों लगाई? ऐसा क्या हुआ था? राकिब ने पहले भी उससे शादी की थी, अब लोग फिर से शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। तो क्या इस दबाव में आकर साथी ने आत्महत्या कर ली या कोई और वजह थी? मैं समझ नहीं पाया। फांसी लगाकर वो मर चुकी थी। फिर पुलिस को खबर दी गई। पुलिस आने से पहले ही गांव वालों ने तय कर लिया, सब यही कहेंगे साथी को मानसिक समस्या थी, उसी वजह से उसने आत्महत्या की। कोई ये नहीं कहेगा कि उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था। पुलिस आई और पूछताछ की, क्या हुआ, उसने क्यों जान दी? सबने एक ही जवाब दिया, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, पहले भी दिक्कत थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। फिर लाश वापस आई। फिर साथी का जनाजा, दफन कफन का इंतजाम हुआ। सुबह 4:30-5 बजे तक दफन हो गई। मिट्टी देने के बाद की रात ही राकिब जोर जोर से चिल्लाने लगा। अपने ही शरीर पर खुद चोट करने लगा, जैसे खुद को पीट रहा हो। अगले दिन से उसे कोई काबू में नहीं रख सका। वो अजीब हरकतें करने लगा। कभी कुछ चीजें काट काट कर खाता, कभी अपनी ही देह को काटता। समझ में नहीं आता था वो इंसान है या कोई जानवर। जिस रात साथी मरी
उस रात, अगले दिन, उसके बाद की रात मैंने डरावने सपने देखने शुरू कर दिए। मुझे नहीं पता कोई यकीन करेगा या नहीं, लेकिन अल्लाह को गवाह मानकर कहता हूं, मैंने देखा कई कुत्ते और इंसानी शक्ल वाले साए साथी के जिस्म को नोच नोच कर खा रहे हैं। साथी भाग रही है, चीख रही है, मुझे बचाओ, ये मुझे काट रहे हैं। यह मंजर देखकर मैं नींद से चीखते हुए उठ बैठा। नींद खुलते ही कब्रिस्तान की तरफ से कुत्तों के भौंकने की भयानक आवाज आने लगी। वक्त था गहरी रात का। उस आवाज और उस खौफनाक ख्वाब को याद कर मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं कुत्तों ने कब्र खोदकर लाश तो नहीं निकाल ली। मैंने तस्बीह हाथ में ली और दौड़ पड़ा कब्रिस्तान की तरफ। वहां जो नजारा देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा छोटा भाई राकिब कफन हटाकर साथी की लाश के साथ कुछ कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो उस मरी हुई औरत के साथ कोई गंदी हरकत कर रहा हो, शायद पागलपन के वश में आकर, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था। मैं चीख पड़ा। मेरी चीख सुनकर घर के लोग दौड़ते हुए आ गए और जो उन्होंने देखा, राकिब ने साथी के हाथों को कई जगह से नोच डाला था। उसका मुंह साथी के गोश्त के टुकड़ों से भरा था। सभी लोग मिलकर उसे पकड़ने लगे। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह रहम। फिर एक बड़े हजरत को ढाका से बुलाया गया। उन्होंने दुआ धागा पढ़ा। बड़ी मुश्किल से साथी का दोबारा जनाजा पढ़कर उसे उसी जगह फिर से दफन किया गया। उस पल से राकिब पूरी तरह पागल हो गया। ऐसा पागल जिसे जंजीरों में बांधकर भी काबू में नहीं रखा जा सकता। 1-2 दिन नहीं, पूरे 9 साल से वो इसी हाल में है। कभी सड़कों पर नंगा घूमता है, अब उसे जंजीर से बांधकर रखा जाता है। दादी का इंतकाल हो गया, मां अभी भी जिंदा है। बाद में सफिया खाला यानी मेरी सास ने मेरी दूसरी शादी कराई। अल्हम्दुलिल्लाह उस शादी से मेरे 2 बेटे और 1 बेटी हुए। मैं अब उनके साथ सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूं, मगर मेरी सगी नहीं, सौतेली मां अब भी मेरे साथ है। लेकिन राकिब की हालत वही की वही है। वो अब भी पागलपन करता है, जंजीर से ना बांधा जाए तो बाहर भाग जाता है। कई डॉक्टर्स, कई तांत्रिक दिखाए गए। सबका कहना है कि उसने खुद कई तरह के तावीज किए थे, कभी अपने नाम से, कभी बीवी के नाम से। उसी तंत्र टोने का नतीजा है ये डरावनी तबाही। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और सच्ची और अनजानी कहानियां मिलती रहें। हम फिर लौटेंगे एक और हकीकत भरी कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमारा साथ दें। आपका एक क्लिक हमें नया कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। सावधान रहें, स्वस्थ रहें।